हाय फ्रेंड्स, आज एक और बिज़नेस एनालिसिस करेंगे। इस बिज़नेस को मैंने पहले अपने इस चैनल पे नहीं कभी डिस्कस किया है। ये नया बिज़नेस है। हालांकि मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ शायद पिछले आई फील शायद 6-8 महीने से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये कंपनी जो है कॉन कॉल्स नहीं करती है यूजुअली, और मैंने मैंने 6-8 महीने पहले इनको रिकॉग्नाइज़ किया था। थोड़ा सा बेसिकली इसमें कुछ मैं इन्वेस्टेड भी हूँ इस बिज़नेस में। इस कंपनी का एक्चुअल में नाम है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि इसका पुराना नाम था। अब नाम बदल गया है कंपनी का। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ बिज़नेस लिमिटेड बोल इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बोल के ये कंपनी थी। बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, ये बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में है। और इनका जो बिज़नेस है इसका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। 20% जो रेवेन्यू है वो इंडियन मार्केट से आता है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये इसने अपना नाम बदल लिया है। करंटली इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1995 में, 1995 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। और ये बेसिकली ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेकरी आइटम्स बनाते हैं और साथ ही साथ प्रोसेस्ड फूड्स भी बनाते हैं। ये बेसिकली ये सारा ही बिज़नेस अपने IIL जो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, इसकी एक सब्सिडरी है नर्चर फूड प्रोडक्ट्स बोल के, फ्रूट्स नर्चर वेल फूड लिमिटेड बोलकर, जिसके तहत ये अपना पूरा बिज़नेस कर रहे हैं बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2022-23 में एक फैक्ट्री इन्होंने बेसिकली रेडी टू यूज़ वाली फैक्ट्री थी, माने बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी। और जो मैनेजमेंट था उस पुरानी फैक्ट्री का, वो बेसिकली या जो भी प्रमोटर थे वो उसको नहीं चलाना चाहते थे। कुछ डिस्प्यूट हुआ था उनके बीच में, तो रनिंग कंडीशन में ये फैक्ट्री को इन्होंने एज इट इज़ ख़रीद लिया। इनकी फैक्ट्री है निमराना, अलवर, राजस्थान में बेसिकली। तो वहाँ से ही इनका प्रोडक्शन बेसिकली चल रहा है। और वो 3400 मिलियन टन का जो है कैपेसिटी है उनकी, जिसको वो पर मंथ की। और जहाँ से वो क्या कर रहे हैं वहाँ वो प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया। उसके बाद उन्होंने कई सारे ब्रांड लॉन्च किए, रिच लाइट, फन ट्रीट और क्रेज़ी क्रंच बोल के, इस तरीके के इनके ब्रांड्स के नेम के आपको बिस्कुट देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये कंपनी इस समय इंडिया में नॉर्थ इंडिया में ही ऑपरेट करती है। जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जिनमें ये प्रेजेंट हैं बेसिकली करेंटली। और राजस्थान, ये सारा इलाका इनका, माने बेसिकली अभी यहाँ पे ही ये बिज़नेस कर रहे हैं। और इनके टोटल सेल्स जो है वो करीब करीब इन सारे इलाकों में मिलाकर बहुत ज़्यादा नहीं है। एक माने जिसको कह सकते हैं ना कि एक ऑलमोस्ट नेसेंट स्टेज में है बिज़नेस। और 110 करोड़ के आसपास का इनका जो है बेसिकली सेल आता है वहाँ इस समय। हालांकि कंपनी उसको बढ़ाने की तरफ आगे देख रही है। पूरे साल भर का अगर देखा जाए तो 110 करोड़ के आसपास का, हर क्वार्टर में 35-40 करोड़ का सेल आ रहा है। और इसको एक्सपेंड करने की ये कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। बेसिकली होता ये है कि इनकी जो बनाई हुई रेसिपी है, इसको ये मलेशिया में कोई अपने वेंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर को देते हैं, वो इनको प्रोडक्ट बना कर देता है। और ये GCC के थ्रू, जिसको माने आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के थ्रू, UAE के थ्रू, बेसिकली ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसकी सप्लाई करते हैं। तो 9 कंट्रीज़ में ये सप्लाई करते हैं। जो GCC में इनके बेसिकली इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स कह लीजिए या सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उनके थ्रू ही ये सप्लाई होती है। और करीब करीब 18 के करीब सप्लायर्स हैं इनके वहाँ पर। मैंने सप्लायर्स नहीं कहना चाहिए उनको, डिस्ट्रीब्यूटर्स कहना चाहिए, कंसोलिडेटर्स कहना चाहिए, जो कि आगे फर्दर अफ्रीकन मार्केट में अपनी रीच रखते हैं। और जो भी प्रोडक्ट इनका इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट से, बेसिकली वो उनकी खुद की भी यूनिट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर से जो भी प्रोडक्शन होकर आता है उसको वो एक साथ बल्क में ख़रीद कर अफ्रीकन मार्केट्स में बेच देते हैं। और वहाँ जो
कंपनी का ख़ास बात यह है कि शुरू में मार्जिन अच्छा नहीं था, लेकिन अब मार्जिन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी का इस समय प्लान ये है कि 30 प्रोडक्ट्स इन्होंने अब तक लॉन्च किए हैं और 150 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके सब मिलाकर, जिसमें से कि एक्सपोर्ट ये 9 कंट्रीज़ में कर रहे हैं, अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में सब जगह कर रहे हैं। और इनका रेवेन्यू का जो भी प्रोडक्ट रेवेन्यू करने की कोशिश है, बटर कुकीज़ बनाते हैं बेसिकली, सेंटर फिल्ड बिस्किट्स बनाते हैं और इंडियन स्पाइसेस के फ्लेवर्ड वाले बिस्कुट्स बनाते हैं, जैसे जीरा बिस्कुट हो गए, कोकोनट बिस्कुट हो गए, काजू और पिस्ता वाले बिस्कुट जो हल्की सी टॉपिंग्स लगी हुई वो बिस्कुट होते हैं। तो उस तरीके का बेकरी आइटम और अच्छा क्वालिटी का बिस्कुट बनाते हैं बेसिकली। कंपनी का बेसिकली मैंने पिछले साल इनका कॉन कॉल सुना था, जो कि इन्होंने पिछले साल फरवरी में किया था, तो उसको मैं सुन रहा था और वहाँ से मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला, इन्फॉर्मेशन आई और मैं इनके बारे में धीरे धीरे करके वहाँ से फिर इंक्वायर कर रहा था, देखता जा रहा था, इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देख रहे थे हम। तो बेसिकली अब मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस बार इन्होंने फिर से कॉन कॉल किया है। तो पिछले कॉन कॉल में बेसिकली इन्होंने ये बताया था कि ये अब इंडिया के बिज़नेस को अपने ग्रो करना चाहते हैं और ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया में जो है एक फैक्ट्री जो है खुद लगाने जा रहे हैं सिकंदराबाद में, वो भी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को ये बहुत अच्छा मार्केट अपने लिए मानते हैं। साथ ही साथ एमपी और महाराष्ट्र में भी इंटर करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। तो बेसिकली इसके थ्रू क्या होगा, इंडिया का जो इनका सेल है इसको ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे चल के रेवेन्यू मिक्स जो 80-20 का है वो घटकर 50-50 पे आ जाएगा। तो इंडियन बिज़नेस से 50% का रेवेन्यू आएगा और एक्सपोर्ट बिज़नेस से तो जो है एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा या कंपाउंड करता जाएगा, तो उस हिसाब से उस पर ग्रोथ देखने को मिलेगी आगे चल के। अभी जो है वहाँ भी नंबर के बेसिस पे ठीक ठाक ग्रोथ आ रही है। तो कंपनी जो है बेसिकली कंपनी ने एक अंडरस्टैंडिंग दे रखी है कि कंपनी का पिछले क्वार्टर में, जब पिछले साल उनका जो वो था, तो उनसे यही पूछा गया था कि आपका रेवेन्यू का क्या गाइडेंस है और आप कितना क्या करते हुए देखेंगे। तो उस साल उनका जो पिछले साल का रेवेन्यू का गाइडेंस था वो 766 करोड़ उन्होंने किया था। तो उनका गाइडेंस ये था कि हम 1000 करोड़ अगले आने वाले साल में 1000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और मार्जिन जो है हमारे वो 8-9% के आसपास रहेंगे। तो कोशिश ये रही कंपनी की कि इस साल जो अभी तक का है, इनका 9 महीने तक का रिज़ल्ट आया, उसके बाद कंपनी ने अब कॉन कॉल भी किया। तो कंपनी ने अपने 1000 करोड़ के गाइडेंस को बढ़ाकर 1150 करोड़ कर दिया है। तो गाइडेंस में भी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। मार्जिन जो है वो 8.9 के आसपास थे, वो बढ़कर 10.5 के आसपास चले गए हैं। तो अगर नंबर्स आपको बता दूं तो 826 करोड़ का रेवेन्यू है 9 महीने में, जो कि पिछले साल 525 करोड़ था। तो आप ये देखें, पूरे साल में 766 था, लेकिन 9 महीनों में 525 था। तो इबिटा मार्जिन जो था वो 8.97 था पिछले साल, इस बार 10.81 है। अगर नंबर्स के माने इबिटा मार्जिन को छोड़कर इबिटा का नंबर देखें तो 89.38 करोड़ है, जो कि पिछले साल 46.39 करोड़ था। प्रॉफिट जो है वो 92.32 करोड़ है, जो कि पिछले साल 45.21 करोड़ थी। तो हर नंबर ही बेहतर होता हुआ दिख रहा है, परसेंटेज वाइज और नंबर वाइज हर चीज़ ग्रो कर रही है। और जो कंपनी का इस समय का गाइडेंस है वो ये कोशिश कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल में जो नई उनकी फैक्ट्री है ये भी कंप्लीट हो जाएगी 18 से 24 महीनों के अंदर में। उन्होंने एक टाइमलाइन दिया है। पहले इनका गाइडेंस ये था कि ये फैक्ट्री जल्दी चालू होगी, लेकिन थोड़ा सा डिले दिख रहा है। पिछले कॉन कॉल में इन्होंने कहा था कि वो शायद 1 साल के अंदर कंप्लीट कर ले जाएंगे इसको, लेकिन अब उन्होंने उस चीज़ को बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि हमने मशीनरीज़ की ऑर्डर कर दिए हैं, मशीनरीज़ आनी हैं और हमारा कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी परमिशन जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक आगे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो एग्जीक्यूशन वाइज कहें कि नए प्लांट के बेसिस पे, तो वो थोड़ा सा डिले लग रहा है मुझे। 18 से 24 महीने का टाइम बढ़ गया है उसमें, उन्होंने बढ़ा दिया है।
तो वो करीब करीब 5400 मेट्रिक टन का कैपेसिटी होगा, जो कि निमराना से भी थोड़ा सा बड़ा होगा। और इवन वो इस निमराना में भी पैकेजिंग लाइन और ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि उनकी जो इंडियन मार्केट में जो रीच है और या यहाँ जो सेल है उसमें ग्रोथ आती हुई उनको दिख रही है या डिमांड आती हुई दिख रही है, तो उसको कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन 2 नई टेरिटरीज़ में जाने की कोशिश है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो और यूपी में भी अभी वो सब जगह नहीं पहुँचे, तो यूपी में भी अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। तो जब सिकंदराबाद की फैक्ट्री उनकी चालू हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि यूपी और आसपास के इलाके जो हैं लगे हुए स्टेट्स जो हैं वो वहीं से मैनेज करेंगे। अभी फ़िलहाल जो वेस्ट में ये महाराष्ट्र में और एमपी में जो है पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की, जिससे इनकी बात चल रही है, जिसके थ्रू ये माल सप्लाई करेंगे मार्केट में, क्योंकि अभी इनकी फैक्ट्री बनने में समय लगेगा। तो प्लान ऐसे ही है कि कंपनी का प्लान तो अच्छा दिख रहा है। कंपनी ने ये भी बताया कि आगे चल के जब इनकी खुद की फैक्ट्री हो जाएगी तो ये 10-11% का जो EBITDA मार्जिन है बढ़कर करीब करीब 25% के आसपास चला जाएगा। 20 से 25%, 23-24% के आसपास ये मार्जिन चला जाएगा, जो कि बहुत ही इंक्रीजिंगली बहुत ही एक्साइटिंग होगा कि माने इतना मार्जिन डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट बिज़नेस में। तो ये एक अलग लेवल है। 2-3 साल में ये अपने रेवेन्यू को 2500 करोड़ ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर देखें रेवेन्यू वाइज ग्रोथ जो है वो 30-35% की दिखती है। बिज़नेस अच्छा करता हुआ दिखता है। इनका एक्सपोर्ट मार्केट में इनकी पकड़ बनी हुई है, जो सेल है वहाँ से कंसिस्टेंट है, उसमें भी कुछ ना कुछ ग्रोथ होती चलेगी। और डोमेस्टिक का जो प्ले है बेसिकली देखिए बिस्कुट इंडस्ट्रीज़ में क्या है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो अपनी जगह पे हैं ही, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं वो भी अपना मार्जिन और सब कुछ मेंटेन करके चल रहे हैं। तो इनका बेसिकली यही कहना है कि हम जब compete करते हैं अपने कंपटीटर्स से या फिर उनसे, तो हम उसमें प्राइस वाला कोई रिडक्शन करके माल बेचने की कोशिश नहीं करते हैं। प्राइस हम सेम रखते हैं, हम अपना वेटेज बढ़ा देते हैं, माने हम जो ग्रामेज का जो गेम है उसको खेलते हैं, थोड़ा ज़्यादा ग्राम ज़्यादा क्वांटिटी देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बशर्ते कि हम अपने प्राइस को कम कर दें। तो बेसिकली होता ये है कि उससे मार्जिन आपका थोड़ा बहुत हिट होता है, लेकिन एज एन वॉल्यूम वाइज आप बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, कंपनी का ये गाइडेंस है कि वो अपना जो मार्जिन है 10-11% का, इसको मेंटेन करेंगे रिसेंट टाइम्स में। और उनका ये कहना है कि अगले 2 से 3 साल में इस मार्जिन को भी आप 15 से 16% पे ब्लेंडेड बेसिस पे, माने ओवरऑल बेसिस पे कह रहे हैं। क्योंकि देखिए जनरल बिस्कुट्स और प्रीमियम बिस्कुट्स जो होते हैं उनके में मार्जिन्स में फ़र्क होता है। तो कंपनी बेसिकली कोशिश ये कर रही है कि वो मार्जिन्स पे बेहतर करे। कंपनी के फूड आइटम्स बनाने में भी उनके चेंजेस आ रहे हैं। जैसे इस साल उन्होंने खारी बिस्कुट और जीरा बिस्कुट और साथ ही साथ कुलचा भी लॉन्च किया, जो कि वो बना रहे हैं। इवन वो ब्रेड बनाकर भी बेच रहे हैं, माने प्लेन ब्रेड और ब्राउन ब्रेड भी बना रहे हैं। तो आप देखें जो वेक्टर फूड जैसी कंपनी जैसे ऑपरेट करना शुरू किया था उसने, तो उस तरीके का कुछ लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन अगर, हालांकि वो कह रहे हैं अभी इसको करके दिखाएंगे तो आगे देखने में आएगा, एग्जीक्यूशन तो नंबर्स पे दिखेगा। तो बेसिकली उनकी इस तरीके के नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं। वो नूडल्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो और भी एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ मूव करेंगे। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइजेशन है करीब 10,900 करोड़ का, जिसको भी वो अगर उनको उसका कुछ भी छोटा सा भी हिस्सा मिला तो वो उनके लिए काम करेगा। बेसिकली वो एक तरीके का प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी PLI स्कीम है काइंड ऑफ। तो एक तरीके से कह सकते हैं प्रॉफिट लिंक्ड जो है इंसेंटिव्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट देती है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो कि प्रोसेसिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में आगे आना चाहती हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प मिलेगी और ये नई फैक्ट्री लगा रहे हैं उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, आप ये समझें। तो कंपनी अच्छा करते हुए दिख रही है। एक्सपोर्ट मार्केट से अभी उनका मैक्सिमम सेल आ रहा है। लोग कुछ ने पिछले कॉन कॉल में और इस कॉन कॉल में लोगों ने पूछा आप ये ट्रेडिंग का काम क्यों कर रहे हैं, ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली देखिए हम इस बिज़नेस में जब आए थे तो हमारा जिस बिज़नेस मॉडल के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ हम बदलने नहीं गए उसमें। हम बेसिकली अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के थ्रू ही माल हमने हमेशा GCC कंट्रीज़ में बेचा है और अफ्रीकन मार्केट्स में हमने माल वहीं से भेजा है, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है।
वो बिज़नेस जो है वो अपने लेवल पे ठीक चल रहा है। आगे आने वाले समय में उनकी कोशिश ये रहेगी कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाएँ इस नई कैपेसिटी से, और प्रीमियमाइज़ेशन जैसे-जैसे रोल ऑन होगा और जैसे-जैसे खेलेंगे वो इस प्रीमियमाइज़ेशन के गेम को, तो उससे क्या होगा, प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज़ से कंपनी सही लग रही है। आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ प्राइस एक्शन हो चुका है इस स्टॉक में और काफ़ी तेज़ी से ये आगे बढ़ती हुई दिखी। तो ये अच्छा कॉन कॉल था, इनका रिज़ल्ट भी अच्छा है, गाइडेंस जो इन्होंने दी है वो भी मेंटेन्ड है। तो देखना होगा, कंपनी का प्रॉब्लम बस यही है कि वो कॉन कॉल नहीं करते हैं। उन्होंने इक्विटी रेज़ करने की भी कोशिश करेंगे, वो उम्मीद यही है, क्योंकि उनको आगे का ये जो वो फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं इसका कैपेक्स उनको पूरा करना होगा, जो कि इंटरनल एक्रूवल्स और इन सारी चीज़ों से कंप्लीट होगा। तो देखना होगा कैसे क्या होगा। कंपनी अच्छा रिज़ल्ट कर रही है। आप भी इस कंपनी को एनालिसिस देखें और करें। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। ये एक नई कंपनी थी जिसको मैंने इससे पहले कभी डिस्कस नहीं किया अपने चैनल पे। तो कोशिश कर रहा हूँ कि नई-नई बीच में जब मौका बनेगा तो नई कंपनीज़ को भी डिस्कस करते चलूँ, क्योंकि कंटिन्यूअसली पता होना चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू लोगों के बीच में एक क्लियर व्यू हो सके कि क्या हमको करना चाहिए शेयर मार्केट में। हमें अगर इन्वेस्टर हैं हम, तो हमको कैसे देखना चाहिए और कैसे आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। तो उसका एक सेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर करें, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में। ये पूरा मेरा एनालिसिस था एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।